Congratulations Arjun on securing All India Rank 25 in GATE 2022 from Civil Engineering branch. Thank you, ma'am. It's a huge success. How is the feeling? जिस दिन रिजल्ट आया था तो काफी लेट आया था रिजल्ट, और मैं ट्रैवल कर रहा था, अगले दिन होली थी, तो मार्क्स तो पहले ही देख चुके थे ऑलमोस्ट। बट उस दिन शाम को हमारा रिजल्ट अनाउंस होने से पहले जो अपडेटेड आंसर की थी वो आई थी। तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस चैलेंज किए थे और वो मेरे दोनों के दोनों सही हो गए थे, एक्सेप्ट हो गए थे चैलेंज। तो मेरे मार्क्स और ज्यादा 3.5 मार्क्स के आसपास बढ़ गए थे और ज्यादा। तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरी विद इन 50 के अंदर रैंक आएगी, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि 25 रैंक आ जाएगी। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, अजीब थी, मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। According to you, what was unique about your preparation strategy? मैं एक्चुअली जो भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की ट्राई करता था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता था कि थोड़ा पोर्शन पढ़ लिया फिर क्वेश्चंस कर लिए, देख लिया इधर उधर घूम के, सब्जेक्ट को आगे से पढ़ लिया पीछे से पढ़ लिया। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ता था। बिकॉज जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तभी आपको सबसे ज्यादा ग्रैब करने का या उसको समझने का मौका होता है। अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो एक बार एक इमेज बन जाती है सब्जेक्ट की, तो उसके बाद दोबारा पढ़ने में इतने बेसिक से नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही इतना टाइम होता है। तो मैं जो भी पढ़ता था स्टार्टिंग से एक बार उसको बेसिक से डिटेल में पढ़ लेता था, ताकि वो बाद में मेरे को समझने में कुछ भी ज्यादा दोबारा एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। मैं जनरली 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेना प्रेफर करता था, बिकॉज एक सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ूंगा तो उससे बोर्डम आ जाएगी और दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं 2 सब्जेक्ट्स को चूज करता था। एक सब्जेक्ट मैं ऐसा चूज करता था जो थोड़ा लेंथी हो और हैवी हो, और दूसरा सब्जेक्ट में बिल्कुल लाइट जिसमें कम दिमाग लगाना पड़े समझने के लिए, ऐसा चूज करता था। तो सिलेबस कवरेज भी ज्यादा होता था और एफिशिएंसी भी बनी रहती थी, ब्लॉकेज नहीं आता था। What was your reason for writing GATE? देखिए, जैसे कि हम कॉलेज में थे जब, तो हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस थे मेनली। तो या तो हम नॉन कोर में जाएं, कोडिंग वगैरह कर लें, या नॉन कोर में जाकर हम लोग अपना मैनेजमेंट वगैरह वाली डायरेक्शन में चले जाएं, या फिर हम जो सिविल हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उसी डायरेक्शन में जाएं, सिविल के फील्ड में कुछ करें। तो सिविल में भी फिर हमारे पास 2 चॉइसेस आती हैं, या तो हम प्राइवेट में जाएं या फिर हम गवर्नमेंट साइड में जाएं। तो वहां पर देखने को मिलता है कि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहता है जनरली स्टूडेंट्स के भी, और मैंने भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर एनालाइज किया, तो मेरे लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम आया, और फिर सेकंड प्रायोरिटी पर पीएसयूज वगैरह आई। तो पीएसयूज में एंट्री गेट के थ्रू होती है, तो मैं इसलिए गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की दोनों की प्रिपरेशन साथ के साथ करने का सोचा था, और फिर मैंने वैसी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। Did you think being from an IIT gives you an extra benefit in securing a rank? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईआईटी से ही होना जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट हाँ, एक बेनिफिट रहता है किसी रेप्यूटेड कॉलेज से होने का। बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहता है कि मैं पहले ये एग्जाम इस तरीके का एनवायरनमेंट फेस कर चुका होता है पर्सन, तो उसको एक अपना शेड्यूल बनाने में, उसको अपने आप को उस तरीके से ढालने में कि आपको लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक सीटिंग बना के रखनी पड़ती है, वो आदत बनाने में उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज वो अपनी जेई की प्रिपरेशन के टाइम वो ये सब चीजें कर चुका होता है ऑलरेडी। बस इसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं होता है। What kept you motivated throughout the GATE exam preparation? मैम, जब कॉलेज से निकले थे तो मैं ये सोचकर नहीं निकला था कि मेरे को विद इन 6 मंथ सक्सेस मिल जाएगी या इसी बार मेरी रैंक टॉप 10 में आ जाएगी, टॉप 20 में आ जाएगी, ऐसा कुछ सोचकर नहीं निकले थे। इमीडिएट गेन के लिए हम नहीं आए थे, बिकॉज हमें दिख रहा था कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं प्लेसमेंट्स लेकर अच्छी जगह जा रहे हैं। बट ये चीज हम कंसिडरेशन में लेकर ही हमने कोचिंग स्टार्ट की थी कि हो सकता है हमें 6 महीने की बजाय 1 साल लगे, 2 साल लगे, और साथ में यहाँ पर कोविड पीरियड के दौरान तो ऑलमोस्ट 1 साल तो हमारा वेस्ट ही हो गया। बट फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, यही सोचकर कि ये चीज तो कंसिडरेशन में लेकर हम ऑलरेडी आए थे कि ये टाइम हमें लग सकता है। What makes you the actual winner in this GATE exam? मैम, ये मेरा सेकंड सीरियस अटेम्प्ट था गेट पर, और लास्ट टाइम जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी और इस साल जो मिस्टेक हुई है उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो है मेंटल स्ट्रेंथ का। लास्ट टाइम मैंने कई सारी सिली मिस्टेक्स की थी, नॉलेज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है दोनों बार में, बट जो मेन डिफरेंस आया है वो आया है मेंटल टफनेस का। मैंने अपने आप को और ज्यादा काम रखने की और ज्यादा फिट रखने की, एक तरीके से कह लेंगे मेंटली फिट लगने की मैंने कोशिश की, ताकि मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। नॉलेज में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है दोनों।
How did you enjoy and benefit from each other's learning, inside and outside the classroom here at IAS Master? जब हम लोग आए थे यहाँ पर 2019 के मई में प्रिपरेशंस करने के लिए, हम 15 लोग थे एक साथ जब प्रिपरेशंस करने के लिए आए थे, तो हमारा एक तरीके से ग्रुप बन गया था, जिससे कि पीयर्स में एक दूसरे के साथ भी हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। उससे बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता था। कोई चीज डिस्कस करनी होती थी, आपस में डिस्कस कर सकते थे। प्लस जब आपस में डिस्कस करते थे तो सर को इन्वॉल्व कर सकते थे उस चीजों में, तो जो हेल्दी डिस्कशन होता था उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। प्लस अपने जो पीयर्स ग्रुप है उसका अगर अच्छे सब पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट होते हैं तो उस चीज का डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता ही है। How did you come to know about IAS Master? मेरे सीनियर्स और मेरे जो साथ में पढ़ने वाला था, एक प्रशांत नाम था लड़के का, तो उसने उसकी OAIR 2 आई है इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2020 वाले में, तो उसने मुझे सबसे पहले बताया था आईएएस मास्टर के बारे में और कंचन सर के बारे में बताया। उनकी वीडियोस वगैरह देखी हमने, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनके पढ़ाने का स्टाइल। तो फिर हम लोग पूरे का पूरा ग्रुप ही हम लोग आईएएस मास्टर ज्वाइन कर लिए थे 2019 में। तो हम लोगों ने सबने यहीं से प्रिपरेशन सबने कंटिन्यू करी थी। How did IAS Master classroom environment benefit you? आईएएस मास्टर के क्लासरूम में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, बिकॉज जो भी एक तो हम लोग ग्रुप में आए थे तो हेल्दी डिस्कशन जो भी होता था उसका बेनिफिट मिलता था। प्लस जैसे कि टीचर पढ़ाते थे, घनश्याम सर हो गए, कंचन सर हो गए, बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास प्री रिक्वायरमेंट होती थी कुछ भी कि आपको ये आता है तभी आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हम में से 70 से 80% ऐसे थे हम लोग जिनने प्रिपरेशन यहीं आकर स्टार्ट की थी, तो ऐसा किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी फेस करने को नहीं मिली। हाँ, कुछ थे जिन्होंने पहले से अपने 3rd ईयर से या 5th सेम से जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट जीरो से स्टार्ट करने के बावजूद हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाए थे। What weightage do you think conceptual clarity holds in your success? आपने ही बोला कि अभी एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है, गेट में भी एमएसक्यू वगैरह पूछ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों को समझ के करना। आप रट के उसको नहीं कर पाएंगे, और जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली है सर से। जो भी कंचन सर पढ़ाते थे, घनश्याम सर पढ़ाते थे, क्लास में जो भी चीजें पढ़ाते थे बिल्कुल डिटेल में स्टेप वाइज रीजन के साथ हमें बताते थे कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो उस चीज की बहुत ज्यादा हेल्प मिली। रटने की कोशिश करेंगे तो मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएगा, समझ के करना बेनिफिशियल होगा। How did IAS Master study material help you? जो एक्चुअली जो आईएएस मास्टर का स्टडी मटेरियल है ना, उसने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया है। होता क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, लोग क्या करते हैं उनके रिलेटेड उनके अकॉर्डिंगली अपना मटेरियल डिजाइन करते हैं, जबकि आईएएस मास्टर के मटेरियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरा सिलेबस को ब्रॉडली कवर करता है और ऑटोमेटिकली जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे बेसिक्स उसमें कवर हो जाते हैं, और पूरे का पूरा एज ए सब्जेक्ट हम उसको पढ़ने का ट्राई करते हैं, और ऐसा ही मटेरियल भी डिजाइंड है। जबकि और कहीं जब हम देखते हैं तो मटेरियल इस तरीके से रहता है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा होता है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल अपना डिजाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को ये देखने को मिला। How did you prioritize your subjects? हमने कॉलेज से पास आउट होने के बाद मई में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो उस टाइम 6 घंटे के करीब करीब हमारी कोचिंग चलती थी। उसके बाद रूम पर आकर 4 से 5 घंटा मैक्सिमम आदमी पढ़ पाता है, बिकॉज पूरा दिन एक जगह बैठकर एग्जॉस्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो मैं मोर और लेस जो क्लास में हमें पढ़ाया गया है उसी को हम लोग रूम पर आकर रिवाइज करने का ट्राई करते थे, और ताकि जो भी कंसेप्चुअली क्लियरिटी हो वो पहली बार में, जैसे कि मैंने बताया कि पहली बार में ब्रॉडली पढ़ने का ट्राई करता था, तो एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा मैं ट्राई करता था। जब तक कोचिंग चली तब तक मेरा पूरा शेड्यूल इसी अकॉर्डिंग रहा। What was your self-study schedule? सर जो भी कोचिंग के साथ साथ था उस टाइम, जो भी कोचिंग से हमें मटेरियल मिलता था उसको मैं तुरंत के तुरंत सोल्व कर लेता था ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। और मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लिया था एक बार कि किस डायरेक्शन के या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं अपने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर को कोचिंग एंड होने के बाद के लिए सोल्व करने के लिए रख लिया था, ताकि ओवरऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और रिविजन मैं उसके थ्रू अच्छे से कर पाया। How can any aspirant increase the speed and accuracy required to clear this exam? स्पीड के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों की प्रिपरेशंस करते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, जबकि गेट में 3 घंटे में सिर्फ 65 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो स्पीड तो अपने आप गेट के अकॉर्डिंगली स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाती है। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, चीजों को याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। और एक्यूरेसी के लिए मैं कहूंगा कि सर
अपने दिमाग को काम रखने की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू कुछ और करने की। सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें, तो अपने आप चीजें सही होती चली जाएंगी। What was your approach to avoid distraction while preparing for this exam? इसके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में ना पड़े। अपना अपना सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो भी एग्जाम आ रहा है, कोई भी एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं अपना कोचिंग कर रहा था, मैंने कोई फॉर्म तक नहीं डाला था किसी और एग्जाम का। उसके बाद जब मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने फॉर्म डाले। नेक्स्ट ईयर मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले और सारे ऑलमोस्ट हर एक का रिटर्न मेरा क्लियर हुआ है। तो इसके लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल की बजाय आप लॉन्ग टर्म में सोचें कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले। बिकॉज हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई एग्जाम आता रहेगा, और 2 या 3 महीने में आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे ढंग से। सिलेबस कंप्लीट करना तो दूर की बात है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार अपना सिलेबस 6 महीने 8 महीने लगाकर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो भी एग्जाम आप लिखोगे सारे क्लियर हो जाएंगे। What was your study schedule during last month of preparation? एग्जाम से 2 महीने पहले जब हमारी कोचिंग वगैरह भी बंद हो जाती है, तो उस टाइम मेरा स्टडी शेड्यूल इस तरीके का रहता था कि जो भी थ्योरेटिकल चीजें होती थी मैं उसको सुबह पढ़ने की कोशिश करता था उठने के तुरंत बाद। बिकॉज रात तक आदमी बैठा बैठा थक जाता है और रात को फिर थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं थ्योरेटिकल चीजों को सुबह पढ़ने की कोशिश करता था, और जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है जैसे सोम वगैरह हो गया या स्ट्रक्चर वगैरह, तो इनको मैं अपना रात वाली शिफ्ट में पढ़ने का ट्राई करता था ताकि नींद ना आए। बिकॉज न्यूमेरिकल अगर आप करते रहेंगे, हैंड से कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, तो थोड़ा इंगेज रहता है पर्सन और नींद आने के कम चांस होते हैं। अदरवाइज फिर थ्योरेटिकल पोर्शन अगर बाद में रख देंगे तो उसको याद भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, बिकॉज माइंड पूरा थक चुका होगा पूरा दिन पढ़ के। और इसलिए मैं अपना थ्योरेटिकल चीजें सुबह के लिए रखता था और न्यूमेरिकल पोर्शन इवनिंग पोर्शन या नाइट पोर्शन के लिए रखता था। What are the tips for staying calm and composed during an exam? एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ये देख लेता था कि कितना मेरा टारगेट होना चाहिए स्कोर, मोर और लेस। ऑल्दो एग्जाम अगर टफ आएगा तो टारगेट रिड्यूस भी हो सकता है, और इजी आएगा तो ज्यादा भी आ सकता है। बट ऐसा तो कोई भी करेगा नहीं कि एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं छोड़ के आ रहा हूँ पेपर में। बट उससे एक ये क्लियरिटी मिल जाती है कि मैं कितने गलत कर सकता हूँ एग्जाम के अंदर। अगर मेरे को पता है कि मेरे पास 15 नंबर का मार्जिन है 100 में से, तो मैं 10 क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन में गलत कर सकता हूँ। तो हो सकता है वो 9 के 9 10 के 10 क्वेश्चन लगातार एक साथ लाइन में आ जाए, तो उसको देख के पजल नहीं होना है। बिकॉज आपको पता है कि आपका कैलिबर है इतना कि आप बाकी के बचे हुए जो 55 क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आप सही कर लेंगे। उसको देख के पजल नहीं होना है। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये थोड़ा होना चाहिए कि हाँ, इतना गलत करना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरे सेट में मेरे सामने एक साथ आ गए क्वेश्चन। तो इस चीज को देखकर मैं कॉन्फिडेंट रहता था कि हाँ, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। According to you, what target should be kept in mind while preparing for GATE? इस साल मेरे को एक्चुअली पीएसयूज वगैरह मेरा टारगेट था। तो मुझे पता है कि 100 और टॉप 50 रैंक तक पीएसयूज मिल जाएगा आसानी से। 100 तक तब भी दिक्कत होती है, बट 50 तक आसानी से मिल जाता है। तो उसके लिए मेरा टारगेट था 85 प्लस मार्क्स लाने का। एटलीस्ट मेरा टारगेट था कि इतना तो अचीव करना है। How did IS Master Test Series help you? आईएएस मास्टरी टेस्ट सीरीज में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता था वो गेट्स लेवल से एक लेवल में ज्यादा ही बोलूंगा। और उसका एक्चुअली जब एग्जाम देते हैं तो उस टाइम बेनिफिट मिलता है। बिकॉज 3 आवर में जब हमने एक्चुअल एग्जाम से टफर एग्जाम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, तो एग्जाम कंडीशन में उसको उसी एग्जाम को सोल्व करने में हमें बेनिफिट मिलता है उस चीज का। टेस्ट सीरीज में मेरे ऑलमोस्ट 65 टू 70 के आसपास मार्क्स आते थे हमेशा। और एक्चुअल में जब मेरा स्कोर आया गेट में तो 85 प्लस था। तो ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट करता है कि टेस्ट सीरीज रिलेटिवली टफर रहती है एक्चुअल एग्जाम कंडीशन से, जो बाद में हेल्प करती है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, और अगर आप कोई भी टफ चीज सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इजीली चीज जब दोबारा आएगी तो उसको हेल्प सोल्व करने में हेल्प मिल जाती है। You came with your batchmates from college. How did the group study help you in clearing all your concepts? हम लोग 2019 में 15 लोग आए थे, कोचिंग ज्वाइन किया था हम लोगों ने। और हमारा जनवरी 2020 में कोचिंग खत्म हो गया था, जो भी बेसिक प्रिपरेशंस रहती है। हाँ, ऑल्दो मेंस की कोचिंग उसके बाद भी हुई थी, बट कोचिंग हमारी वहां पर खत्म हो गई थी मेजरली। उसके बाद सब लोगों ने एग्जाम्स वगैरह देने स्टार्ट किए, और आज सब लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे वेल प्लेस्ड हैं। कुछ का इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया है, कुछ का बाकी का पीएसयूज वगैरह में ऑलमोस्ट सबके सबका हो गया है। What activities you were involved in during your college days? कॉलेज में जब थे हम लोग, तो फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की।
और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं स्पोर्ट्स में मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, तो मैंने वॉलीबॉल खेला। मैं 4 साल वॉलीबॉल खेला हूँ कॉलेज में, और 3 इंटर आईआईटी हमने खेले हैं। What is your message to your college juniors? मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि 4 साल बीटेक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसी के फील्ड में मेरे को लगता है कि उनको आगे जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जिस भी फील्ड में जाएं तो बेस्ट को ही एम करना चाहिए हमेशा। तो सबसे ऊपर इंजीनियरिंग सर्विसेज आता है मेरे अकॉर्डिंगली, उसके बाद पीएसयूज वगैरह। तो मेरे को लगता है यही एम करना चाहिए सबको। Tell us about your family. हम लोग 6 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरी सारी बहनों की शादी हो चुकी है, और अभी फैमिली में हम लोग, मेरी मदर, मेरी भाभी और उनके 2 बच्चे हैं। और मेरे फादर की सर डेथ हो चुकी है, 2020 में जुलाई में उनकी डेथ हो गई थी। Tell us about your native place. पानीपत के पास एक छोटा सा गांव है बहादुर नाम का, मैं वहां से हूँ सर, और मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं पर हुई थी। Tell us about your journey to IIT BHU. मैं 8th क्लास तक गांव में पढ़ा था। उसके बाद 9th और 10th के लिए मेरे जीजा जी थे। उन्होंने मेरे को सबसे पहले उन्होंने देखा कि हाँ इसमें कैलिबर है जो भी है, तो उन्होंने फिर मेरे को गांव से निकालकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में डाला। वहां से मैंने 9th और 10th की। उसके बाद मैंने सर 11th के लिए या 11th 12th के लिए फिर कोचिंग ली, और फिर जेई क्लियर करने के बाद फिर मेरा IIT BHU में एडमिशन। Arjun, what is the right time to फर्स्ट ईयर start में जब हम preparing for लोग GATE बहुत सारी चीजों exam? को एक्सप्लोर करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमें ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में पता लग जाता है कि किस फील्ड में कितना फ्यूचर है, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि करना क्या है। और फिर मेरे अकॉर्डिंगली अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सेकंड ईयर समर या फिर 6th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। Nowadays, online and offline mode of learning both are available. Which would you recommend to aspirants? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं। अब ऑनलाइन के लिए कोई बेनिफिट ये बोल सकता है कि अपने टाइम के हिसाब से मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ समझ नहीं आए तो वापस रिकॉल करके उसको देख सकता हूँ। प्लस ऑफलाइन का फायदा ये हो सकता है कि अपने पीयर्स के साथ आपके बैठ के पढ़ोगे, और एक आपको कंपल्सिव इन्वायरमेंट मिलेगा कि हाँ पढ़ो ही पढ़ो। तो उस चीज का मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन कोचिंग इंपॉर्टेंट है अगर कोचिंग लेनी है तो। बिकॉज सर जो इन्वायरमेंट मिलता है जब साथ में बैठ के पढ़ते हैं और सामने से टीचर इंटेक्ट कर रहा होता है, आपको कुछ डाउट आता है तो इमीडिएटली आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, काउंटर डिस्कशन हो सकता है। तो वो चीज मेरे को लगता है बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। What factors should be kept in mind while choosing any coaching or platform as your mentor? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि मटेरियल उस कोचिंग का या जो भी प्लेटफॉर्म है उसका कैसा है। उसके बाद इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए कि उसको पढ़ाने वाला कैसा पर्सन है, जो उन कंसेप्ट्स को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएगा, तो वो उतना ही स्टूडेंट भी ग्रैब कर पाएगा, तो उसका बेनिफिट बाद में डेफिनेटली मिलता है। What are your future goals? ऐसा कुछ बहुत ज्यादा तो अभी डिटेल में नहीं सोचा है। इमीडिएटली मैं कोई पीएसयूज ज्वाइन करूंगा और उसके बाद आगे फिर देखता हूँ क्या करना है। How would you remember IAS Master? आईएएस मास्टर में मैं कॉलेज में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं काफी खेलता था, काफी टाइम उसको मैंने दिया। और जो भी सिविल इंजीनियरिंग सीखी है ऑलमोस्ट मैंने पूरी की पूरी यहाँ आकर ही सीखी है। तो आई विल बी थैंकफुल फॉर दिस। You have been an excellent student here at IAS Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।